फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर विजय की हाल ही में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हुई है। उसकी पहली पोस्टिंग एक छोटे से गांव में होती है जो अपनी शांति और कम अपराधों के लिए जाना जाता है। ये विजय की पोस्टिंग का पहला दिन होता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो सीधे वहां के हेड कांस्टेबल कृष्णन से मिलने जाता है। दरअसल विजय के अंकल, जो पहले इसी इलाके में डीएसपी रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने विजय को कृष्णन के बारे में पहले ही बता दिया था। विजय के अंकल ने उसे समझाया था कि कृष्णन इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है और पुलिस के काम में काफी अनुभवी है। इसलिए अगर उसे किसी भी तरह की मदद या मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक कृष्णन की सलाह ले सकता है। कृष्ण विजय को एक एक करके बाकी स्टाफ मेंबर से मिलवाता है, जिनमें सबसे पहले बालन, फिर सत्यहन और बीबिश शामिल होते हैं। इसके बाद वो महिला कांस्टेबल विद्या और रूमिया से भी उसका परिचय कराता है। साथ ही बताता है कि एक और कांस्टेबल आनंद अपनी मां की बीमारी की वजह से छुट्टी पर। कृष्ण विजय को बताता है कि पिछले 7 महीनों से इस इलाके में न तो कोई इंस्पेक्टर तैनात है और न ही कोई सब इंस्पेक्टर। इसकी वजह ये है कि ये इलाका बेहद शांत और सुरक्षित है, जहां अपराध की घटनाएं ना के बराबर होती हैं। ये सुनकर विजय काफी खुश हो जाता है कि उसकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां क्राइम लगभग नहीं के बराबर है। इसके बाद वो कृष्ण से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में पूछता है। कृष्ण उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन के पीछे क्वार्टर बने हुए हैं, जहां स्टेशन का पूरा स्टाफ साथ रहता है। ये बताने के बाद वो विजय को क्वार्टर दिखाने के लिए वहां ले जाता है। दूसरी ओर इलाके का दबंग राजनीतिक नेता साबू नए सब इंस्पेक्टर की तैनाती की खबर सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए एटीट्यूड में कहता है कि ठीक है, मिल लेंगे। अगले दिन विजय कृष्ण के साथ डीएसपी ऑफिस में रिपोर्ट करता है, जहां डीएसपी उसे बताते हैं कि जब तक यहां कोई इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं होता तब तक उसे ही इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। ये सुनकर विजय खुश हो जाता है। एक दिन विजय अपने साथियों के साथ इलाके के दौरे पर था। तभी उसे आनंद की याद आती है और वो उसकी मां का हालचाल पूछने आनंद के घर चला जाता है। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद विजय वापस लौट आता है। विजय वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है और अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी कृष्ण उसे बताता है कि बार का मालिक उससे मिलना चाहता है। विजय उसे अंदर बुला लेता है। बार का मालिक विजय को एक लिफाफा देता है जिसमें पैसे होते हैं। विजय उससे पूछता है कि ये पैसे किस लिए हैं, लेकिन वो जवाब देता है कि ये गोपनीय मामला है। ये सुनकर विजय लिफाफा वापस कर देता है और उसे ऐसी हरकत दोबारा ना करने की चेतावनी देता है। इसके बाद वो कृष्ण को बुलाता है और समझाता है कि आगे से बिना उसकी अनुमति किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने के लिए अंदर ना भेजे। विजय कृष्ण को सख्त हिदायत देता है कि आज के बाद किसी से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस पर कृष्ण जवाब देता है कि अगर पैसे लेना बंद कर दें तो पुलिस स्टेशन का खर्च कैसे चलेगा। सरकार स्टेशन की जरूरी मरम्मत और रखरखाव के कामों पर ध्यान नहीं देती। पुलिस क्वार्टर्स और स्टेशन की मेंटेनेंस जैसे कई काम इन्हीं पैसों से कराए जाते हैं। कृष्ण आगे कहता है कि जब बदले में किसी को कोई खास फायदा या पक्षपात नहीं दिया जाता तो ये पैसे लेना गलत नहीं है। कृष्ण की बात सुनकर विजय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता। कुछ देर बाद विजय को एक कॉल आती है जिसमें उसे बाजार में हुए झगड़े की जानकारी मिलती है। विजय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है और दोनों लोगों को थाने ले आता है। उनमें से एक साबू का भतीजा होता है। जांच में पता चलता है कि वो अक्सर दूसरे आदमी के घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीता और नशा करता था, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास से गांजा भी बरामद हो जाता है। ये देखकर साबू काफी गुस्सा हो जाता है और विजय से बहस करने लगता है। समझ जाता है कि ये एक हत्या का मामला है। वो तुरंत डॉग स्क्वाड को बुलाता है और पूरे इलाके में तलाशी शुरू करवा देता है। कुछ ही देर बाद टीम को मृत व्यक्ति की लाश भी मिल जाती। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर विजय को बताता है कि मौत सिर के पीछे लगी गहरी चोट की वजह से हुई थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि मृतक की मौत लगभग 5 से 6 दिन पहले हुई थी और उसकी उम्र करीब 20 से 35 साल के बीच रही होगी। अब विजय जांच शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी टीम को आदेश देता है कि पिछले 1 महीने में थाने में दर्ज हुई सभी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स लेकर आएं। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंचता है जिसकी जमीन से लाश बरामद हुई थी। प्रॉपर्टी ओनर से जरूरी सवाल जवाब करने के बाद विजय वहां से निकल जाता है।
क्योंकि उसे उस व्यक्ति पर किसी तरह का शक नहीं होता। अगली सुबह विजय को खबर मिलती है कि शहर की एक फाइनेंस कंपनी में बड़ी चोरी हुई है। वो तुरंत जिसमें 125 सोने के सिक्के और 50 लाख रुपए रखे हुए थे। पूछताछ में पता चलता है कि सबसे पहले कंपनी के मैनेजर ने सुबह ऑफिस पहुंचकर लॉकर खुला देखा और तिजोरी गायब पाई। वहीं चौकीदार से पूछताछ करने पर मालूम होता है कि रात में ड्यूटी के दौरान 3-4 लोगों ने उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वे गैस कटर की मदद से अंदर घुसे, तिजोरी को उखाड़ा और पीछे की खिड़की से लेकर फरार हो। विजय मैनेजर को बुलाकर पूछता है कि फाइनेंस कंपनी में 3 तिजोरियां थीं, फिर चोरों ने सिर्फ इसी तिजोरी को क्यों निशाना बनाया? इस पर मैनेजर बताता है कि ये तिजोरी तीनों में सबसे छोटी थी और इसे उठाकर ले जाना आसान था। शायद इसी वजह से चोर इसी तिजोरी को अपने साथ ले। उन्हें बताता है कि ये चोरी किसी प्रोफेशनल गैंग का काम नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसकी कंपनी से पुरानी दुश्मनी हो। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि शक मनोज पर जाता है। मनोज ने अपना घर कंपनी के पास गिरवी रखा था, लेकिन वो उसे छुड़वा नहीं पा रहा था। पिछले हफ्ते भी वो फाइनेंस कंपनी में आकर काफी हंगामा कर चुका था, इसलिए संभव है कि इस चोरी के पीछे उसी पता है कि पिछले हफ्ते मनोज अंबाला फाइनेंस कंपनी में जाकर काफी हंगामा कर चुका था और अब वहां चोरी भी हो गई है। इसलिए पुलिस को उस पर शक है कि कहीं इस वारदात के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। विजय मनोज की पत्नी से कहता है कि जैसे ही मनोज वापस आए उसे तुरंत पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और अपनी टीम को मनोज के घर पर नजर रखने का आदेश दे देता है। विजय को अचानक ध्यान आता है कि मनोज की उम्र भी करीब 30 से 45 साल के बीच थी और जिस लाश को बरामद किया गया था वो भी मनोज की शहर छोड़ने के लगभग 15 दिन बाद मिली थी। ऐसे में शक गहराने लगता है कि कहीं वो लाश मनोज की ही तो नहीं। इसके बाद विजय अपने साथियों को मनोज की पत्नी को बुलाकर लाश की शिनाख्त करवाने का आदेश देता है। दूसरी ओर विजय शहर के बाहर से आए लोगों की जानकारी भी खंगाल रहा था ताकि पता चल सके कि उनमें से कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है। तभी विशेष वहां पहुंचकर उसे मधु के बारे में बताता है। मधु वही शख्स था जिसने अंबाला फाइनेंस कंपनी के लगातार दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके 2 बेटे थे, सनेश और करण। विशेष आगे बताता है कि मधु के अंतिम संस्कार के बाद करण तो अपने घर लौट आया, लेकिन सनेश घर छोड़कर चला गया। अब विजय अपनी टीम के साथ मधु के घर पहुंचता है, जहां वो सनीश के बारे में पूछताछ करता है। सनीश की मां बताती है कि उसका बेटा आज तक घर वापस नहीं लौटा और उसे घर छोड़े हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। तभी विजय की नजर घर में रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों में उसे सनीश दिखाई देता है और उसे देखते ही विजय हैरान रह जाता है, क्योंकि सनीश वही लड़का होता है जिसे उसने कुछ दिन पहले फाइनेंस कंपनी के बाहर देखा था। वो अपने साथियों को ये भी बताता है कि लूट के अगले दिन उसने सनीश को फाइनेंस कंपनी के बाहर देखा था, इसलिए संभव है कि सनीश अभी भी गांव में ही कहीं मौजूद हो, जिसके चलते वो उसके घर पर नजर रखने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पहुंचने पर बालन विजय को बताता उठा रहे हैं कि उसने इतनी बड़ी केस की जिम्मेदारी एक ऐसी नई ऑफिसर को सौंप दी जिसके पास अभी ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके बाद विजय और भी ज्यादा मेहनत के साथ केस पर फोकस करने लगता है। वो हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देता है। रात के समय शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाती है और लोगों से लगातार पूछताछ की जाती है। इसी दौरान साबू विजय पर ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन विजय धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान बनाए रखता है। मुलाकात नहीं हुई है और उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद विजय उसे जाने देता है। एक दिन विजय अपनी टीम के साथ गश्त पर निकला हुआ था कि तभी उसे एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि उसने मेखिम्मल के जंगल के पास एक आदमी को लाश ले जाते हुए देखा है। सूचना मिलते ही विजय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाता है। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में बंटकर तलाश शुरू कर देते हैं। तलाशी के दौरान विजय को जंगल की थी। इस पर विद्या कहती है कि यह भी संभव है कि चारों ने रॉबरी का प्लान बनाया हो, लेकिन आखिरी मौके पर अरुण ने स्टेप बैक कर लिया हो और बाकी तीनों को डर हो कि वो पुलिस में जाकर सब कुछ ना बता दे, इसलिए उन्होंने अरुण को पहले ही मार दिया हो। विजय ये सुनकर कहता है कि इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब हमें कुमार मिल जाएगा। फिर वो अपनी टीम को निर्देश देता है कि हर पुलिस स्टेशन में कुमार के बारे में पूछताछ करें और जिन इलाकों से ये चारों लड़के आए थे वहां भी जाकर कुमार के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि उसका कोई सुराग मिल सके। दूसरी तरफ शाहजी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस घर जा रहा था।
शाहजी किसी तरह अपनी जान बचाकर पास ही छिप जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वह मौका देखकर गाड़ी में बैठ जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हमलावर घबराकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद विजय वहां पहुंचता है और हमलावर का पीछा करता है। वह जंगल तक उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। जब विजय उसके चेहरे से नकाब हटाता है तो वह सनीश निकलता है। सनीश को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान सनीश बताता है कि शाहजी की फाइनेंस कंपनी की वजह से उनका घर और कारोबार तबाह हो गया था और इसी सदमे में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। इसी पर विजय सनीश से कहता है कि तुमने उन चारों लड़कों के साथ मिलकर रोबरी की है। इस पर सनीश जवाब देता है कि मैं उन चारों लड़कों को जानता तक नहीं हूं। इसके बाद विजय सनीश से पूछता है कि अगर तुमने रोबरी नहीं की तो फिर अगले दिन फाइनेंस कंपनी के बाहर क्या कर रहे थे। इस पर सनीश जवाब देता है कि वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि अंबाला फाइनेंस कंपनी कैसे तमाशा बन रही है और रोबरी वाले दिन वह अपने दोस्त के घर था। सनीश यह भी कहता है कि जब असली अपराधी पकड़े ही नहीं जा रहे तो उस पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। आखिर में विजय सनीश को लॉकअप में बंद कर देता है। उन्होंने ज्यादा क्लेम इसलिए किया था ताकि इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा पैसे मिल सकें। तमिलनाडु के एक पुलिस इंस्पेक्टर का विजय को फोन आता है। वह बताता है कि जिन 4 लड़कों की तलाश की जा रही है वे पहले से ही उनकी पुलिस को वांछित हैं, क्योंकि पिछले साल उन्होंने उनके इलाके में एक बड़ी डकैती की थी। यह जानकारी मिलते ही विजय कृष्ण और बाकी कांस्टेबलों को इसके बारे में बताता है। इसी दौरान विशेष विजय को खबर देता है कि मनोज अपने घर वापस आ चुका है। विजय तुरंत अपनी टीम के साथ मनोज के घर पहुंचता है। शुरुआत में मनोज की पत्नी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विजय घर के अंदर जाकर जांच शुरू कर देता है। तभी मनोज मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान मनोज बताता है कि वह अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर इसलिए गया था क्योंकि वहां उसका एक प्लॉट था। वह उस प्लॉट को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था ताकि फाइनेंस कंपनी से अपना घर बचा सके। मनोज ये भी स्वीकार करता है कि इसी गुस्से और परेशानी में उसने फाइनेंस कंपनी में हंगामा किया था। तब कृष्ण बताता है कि लेकिन विजय को मनोज की बात पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है, मुझे लगता है कि तुमने उन 4 लड़कों के साथ मिलकर पूरी वारदात की योजना बनाई थी और बाद में कुमार की हत्या कर दी। हालांकि मनोज बार बार यही कहता रहता है कि वह उन 4 लोगों को जानता तक नहीं है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद विजय कृष्ण को निर्देश देता है कि मनोज को पुलिस हिरासत में रखा जाए। साथ ही वह अपनी टीम से कहता है कि मनोज के बयान की पूरी जांच की जाए और उसके दावों के समर्थन में सबूत जुटाए जाएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सच बोल रहा है या नहीं। विजय डीएसपी से मुलाकात करता है और उसे केस की ताजा स्थिति के बारे में बताता है। वह कहता है कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार 4 लोगों ने मिलकर डकैती की थी, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और सारा सोना गायब है। अब पुलिस का पूरा ध्यान कुमार की तलाश पर है। हालांकि विजय यह भी कहता है कि वह जांच को यहीं खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अब भी शक है कि मनोज नाम का व्यक्ति इस साजिश में किसी न किसी तरह शामिल हो सकता है। डीएसपी नाराजगी जताते हुए कहता है, तुम्हारे ये शक कब खत्म होंगे? जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट जमा करो। रिपोर्ट में लिखो कि 4 लोगों ने मिलकर डकैती की थी। बाद में उनमें से एक ने अपने बाकी 3 साथियों की हत्या कर दी और सारा सोना लेकर फरार हो गया। अब हम उसी फरार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। मुझ पर ऊपर से बहुत दबाव है और यह केस जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। लेकिन विजय डीएसपी को आगे जांच जारी रखने की जरूरत के बारे में समझाता है। काफी बहस के बाद डीएसपी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर इस दौरान तुम केस को पूरी तरह सुलझा लेते हो तो ठीक है, वरना तुम्हें वही रिपोर्ट जमा करनी होगी जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा है। जैसे ही विजय ऑफिस पहुंचता है, बालन उसके पास आकर बताता है कि पास के इलाके में एक महिला ने सोना बेचने की कोशिश की है और शक है कि यह वही सोना हो सकता है जो फाइनेंस कंपनी की डकैती में चोरी हुआ था। यह जानकारी मिलते ही विजय सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है।
सुनार विजय को वह लॉकेट दिखाता है जिसे वह महिला बेचने आई थी। साथ ही वह बताता है, मुझे उस महिला पर शक हो गया था क्योंकि मैंने उसे सोने की 2 अलग-अलग कीमतें बताईं और वह दोनों पर तुरंत राजी हो गई थी। सुनार आगे कहता है, महिला ने अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया। तब मैंने बहाना बनाया कि मेरे पास एक खरीदार है और मुझे इस लॉकेट की तस्वीर उसे भेजनी है। इसी बहाने मैंने लॉकेट की तस्वीर ले ली ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस को इसकी सूचना दे सकूं। यह सुनने के बाद विजय उससे कहता है, अगर वह महिला दोबारा तुम्हारी दुकान पर आए तो मुझे तुरंत खबर करना। आज के लिए मेडिकल स्टोर की ओर रवाना हो जाता है। विजय मेडिकल शॉप पर जाकर उस औरत के बारे में तहकीकात शुरू कर देता है। मेडिकल शॉप पर मौजूद लड़कियों से वो पूछता है कि उस औरत ने यहाँ से कौन सी दवाइयाँ खरीदी थी। लड़कियां ना सिर्फ उसे दवा का नाम बताती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि ये दवा ब्रेन स्ट्रोक के दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बात विजय के लिए एक बहुत बड़ा सुराग साबित होती है। सुनार का बेटा विजय को बताता है कि जब वो औरत दुकान पर आई थी तब उसके मोबाइल फोन पर एक गाने की रिंगटोन बजी थी। ये सुनते ही विजय गाड़ी में बैठ जाता है और जोसेफ को फोन करता है। वो उसे कुछ मोबाइल नंबर देकर कहता है कि इन नंबरों की कॉल डिटेल और लोकेशन निकालो। खास तौर पर यह पता लगाओ कि लूट वाली रात ये नंबर कहां-कहां मौजूद थे। विजय दोबारा उस रात की सिक्योरिटी फुटेज को ध्यान से देखता है, जहां उसे एक अहम सुराग मिल जाता है। इसके बाद वो सुनार के पास पहुंचता है और उसे एक औरत की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही सुनार उसे तुरंत पहचान लेता है और बताता है कि यही वो औरत है जो उसकी दुकान पर सोना बेचने। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अनंत की पत्नी की थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब विजय अनंत के घर गया था तब अनंत ने उसे बताया था कि उसकी मां को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई थी। इससे विजय को समझ आ जाता है कि उसी दिन अनंत की पत्नी अपनी सास के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने आई थी। इसी दौरान ये भी दिखाया जाता है कि जब अनंत की पत्नी के मोबाइल फोन पर कॉल आई थी तब बिल्कुल वही रिंगटोन बजी थी जिसका जिक्र पहले सुनार के बेटे ने किया था। अब विजय को पूरा यकीन हो जाता है कि अनंत और उसकी पत्नी लूट में शामिल थे और इसी यकीन के साथ वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच। विजय अनंत के पास आता है। वो उसकी पत्नी की तस्वीर और उस चेन की तस्वीर अनंत को दिखाता है। अनंत की खामोशी देखकर विजय समझ जाता है कि उसकी पत्नी और वे चारों आदमी रॉबरी में शामिल हैं। इसके बाद विजय बिबीश का हाथ पकड़कर उसे अनंत के साथ खड़ा कर देता है। फिर वो कहता है, मैंने रॉबरी की सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी। उसमें तुम्हारी गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी जो अंबाला फाइनेंस कंपनी के बाहर खड़ी थी। मैंने तुम्हारे मोबाइल फोन की लोकेशन भी चेक की और उससे भी यही साबित हुआ कि रॉबरी के वक्त तुम कंपनी के पास मौजूद थे। इसके बाद विजय अपना मोबाइल फोन निकालता है और डीएसपी विजय सिंह को कॉल करने लगता है ताकि उसे पूरी सच्चाई बता सके। लेकिन तभी एक कांस्टेबल उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है, जिससे विजय समझ जाता है कि वो कांस्टेबल भी चोरी में शामिल है। इसके बाद विजय कृष्ण से कहता है, अपना मोबाइल मुझे दो। लेकिन कृष्ण मोबाइल देने से मना कर देता है और कहता है, जाने दीजिए सर। अब कृष्ण और सारे कांस्टेबल विजय के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विजय समझ जाता है कि ये सब एक हो चुके हैं। हमने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। जब उसने हमारे साथ बदतमीजी तो उन तीनों लड़कों ने आधे से भी ज्यादा हिस्से की मांग कर दी, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। इसलिए हमने एक एक करके उन तीनों को रास्ते से हटा दिया। फिर कृष्ण बताता है कि उन तीनों में से 2 लाशें तो हमने खुद ही पुलिस से बरामद करवाई थी, जबकि कुमार की लाश हमने छिपा दी ताकि सही समय आने पर सारा इल्जाम उसी पर डाला जा सके। सबको यही लगे कि कुमार ने अपने साथियों का कत्ल किया, डकैती का सारा माल हड़प लिया और फिर फरार हो गया। सारी हकीकत सुनने के बाद विजय कृष्ण से कहता है, मैं मानता हूं कि पहला कत्ल गलती से हुआ था, लेकिन बाकी तीनों कत्ल तुम लोगों ने जानबूझकर किए हैं। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहता है, कल सुबह की खबर ये होगी कि एएसआई विजय को कुमार ने मार डाला और डकैती का सारा माल लेकर फरार हो गया। ये सुनकर विजय पुलिस स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार लात पड़ती है और वो जमीन पर गिर जाता है। विजय को ये लात विद्या ने मारी होती है। तभी विजय को पता चलता है। इसके बाद विजय अपनी जान बचाने के लिए उन सभी का डटकर मुकाबला करता है। वो बड़ी बहादुरी से एक एक करके सबको काबू में कर लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है।
इसी दौरान बालन और रम्या डीएसपी के साथ मुख्य पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त पुलिस बल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वे समय रहते विजय की जान बचा लेते हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस फिल्म का अंत हो जाता है।